हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राजेश कौशिक, आपके अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में आगे बढ़ते हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा कि इसके लिए ना पहला पॉइंट ये है कि आपको जो पीछे की क्लासेस में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं, जो भी टॉपिक हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं ना, वो टॉपिक पहले आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आपको वीडियोस चेकआउट करने होंगे, वो टॉपिक्स आपको क्लियर करने होंगे, और वो जो टॉपिक्स हैं आपके, वो वीडियोस जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जो था हमारा था साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन अब साइक्लोट्रॉन भी क्या होगा, हमारे पास एक मशीन है। ठीक है, मशीन कैसी मशीन? एक डिवाइस एक तरह से जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, वेरी हाई स्पीड इन्हें प्रोवाइड करा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल्स के अंदर एक्सेलरेट कराना होता है चार्ज पार्टिकल को, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हमने क्या करना है, इसकी वर्किंग, इसकी कंसीडरेशन, सारा का सारा जो प्रोसेस होगा वो हम यूज करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं आगे का जो पॉइंट है हमारा। बात करते हैं टॉपिक के बारे में। ठीक है, टॉपिक हमारे पास क्या था? ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट heavy charge particles, heavy charge particles। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं heavy charge particles को एक्सेलरेट कराना, या फिर इंक्रीज एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल होगा ना, उस पार्टिकल की एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट के लिए सिंबल मैंने यूज किया यहाँ पे। तो अब हमारा जो काम है वो ये होगा कि अब ये डिवाइस है, ये मशीन है, काम कैसे करेगा, क्या इसकी वर्किंग प्रोसेसेस होंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर हम छोटा सा पॉइंट क्लियर करते हैं कि अभी जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करना चाहिए? वो एक्सेलरेट करना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे। अब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कब करेगा? एक्सेलरेट करेगा कब? जब उसे स्पीड, हमें एक्सेलरेशन का मतलब सीधा सीधा पॉइंट वही है कि उसकी स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, अब स्पीड कैसे बढ़ सकती है? स्पीड बढ़ाने के पीछे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ लॉजिक्स आते हैं। देखते हैं इन पॉइंट्स के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि हमें जरूरत किस किस चीज की होगी। ठीक है, कि स्पीड जो है चार्ज पार्टिकल की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बढ़ेगी। सबसे पहले ये पॉइंट आता है। तो देखिए, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी में हम बात करते हैं, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एक्सेलरेशन के लिए हमें चाहिए कि चार्ज पार्टिकल मूव करना चाहिए किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपको याद होगा मैंने बताया था जब हमने डिस्कस किया था कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मूव करेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा। कैसे? जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि ये दो प्लेट्स हमारे पास हो गई। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये हमने यूज कर लिया यहाँ पे नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब क्या होगा? चार्ज पार्टिकल क्या करना चाहिए? यहाँ पर एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट कराना है, ये चीज याद रखना, हमें पार्टिकल को क्या करना है? एक्सेलरेट करना है। तो एक्सेलरेट कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आप देखते हैं F = m * a, मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, F = q * e, ये भी होता है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है कि ma = q * e, फाइनली हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा इट शुड बी इक्वल टू लाइक दैट। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरह से होगा। बेस एक्सेलरेशन के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? हमें रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब यहां से एक चीज समझ आई कि हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। चलिए, अच्छी बात है जी। अब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसे, तो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। अब हम देखते हैं, आपको याद होगा आपके पास इक्वेशन थी v² - u² = 2as। मींस यहां से जो है, अगर चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, है ना?
चार्ज पार्टिकल की अगर स्पीड बढ़ती है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि अब क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन हम यूज कर रहे हैं, वो रीजन क्या होना चाहिए, वो रीजन ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो बढ़ेगा कैसे ये देख लेते हैं। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक है, अभी डिस्टेंस जो था वो ये था। ठीक है, ये रिजल्ट था हमारे पास। अब हम यूज कर लेते हैं, यहां पर ये रिजल्ट आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहां से क्या किया है, हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब आपको एक चीज याद होगी कि हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था दैट इज लाइक दैट, ये फॉर्मेशन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हमने क्या किया है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज किया। ठीक है, आपके पास क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये फार्मूला था एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब हमने डिस्टेंस को बढ़ाया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा रिजल्ट आपका, एक्सेलरेशन विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। तो यहां से क्या समझ आया कि हम चार्ज पार्ट यानी कि जो प्लेट्स हैं, जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, उस रीजन की डिस्टेंस हम नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरा फिर कौन सा रास्ता है हमारे पास, डिस्टेंस भी बढ़नी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल जो है वो फील्ड के अंदर ज्यादा देर तक रहना चाहिए। जितना ज्यादा देर तक चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर रहेगा वो क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा स्पीड गेन करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा कवर अप करनी चाहिए उसे। अब वो डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, ये भी प्रॉब्लम आती है हमारे लिए। चलिए अब डिस्टेंस को देखते हैं। अब डिस्टेंस कैसे कवर अप कर सकता है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो डिस्टेंस कैसे कवर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये फॉर्मेशन है। ठीक है, इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा। ठीक है, जब यहां से ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, लेकिन जो मोशन है वो मोशन कौन सी आ रही है, सर्कुलर मोशन आ रही है। जब मोशन सर्कुलर आती है तो आपके पास आने का पॉइंट आता है कि सर्कुलर मोशन होने के साथ साथ आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि लास्ट क्लासेस के अंदर जो वीडियोस थे हमारे, मैंने उनमें आपको बताया था कि अगर मोशन सर्कुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करते थे। हमारे पास क्या रीजन होता था, हमारे पास रिजल्ट हुआ करता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये कंसेप्ट था। तो यहां से एक चीज समझ आई आपको क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, कैसे देखते हैं, चलिए क्लियर बना ये पॉइंट। तो इसमें हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना पड़ेगा किस चीज का, पार्टिकल क्या होना चाहिए, पार्टिकल की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन आएगी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर ये कोई रीजन है हमारा। ठीक है, इस रीजन के अंदर क्या है, इस रीजन के अंदर हमारे पास है, हम यहां पर यूज कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने यूज किया है इनवर्ड हो गया। यहां पर हम एक चीज का और यूज कर लेते हैं, क्या यहां पर हम सेमी सर्कुलर शेप ले लेते हैं, डी शेप चैम्बर है, ये होलो मेटेलिक होते हैं। ठीक है, these chambers are hollow metallic chambers होंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, देखते हैं क्या आएगा। ये हमारा क्या था, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर रहे थे। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। आपको बताया था मैंने पहले भी, अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है तो आपका क्या होगा, वो इनवर्ड का रिप्रेजेंटेशन देता है, और अगर हम डॉट का यूज करते हैं तो डॉट हमारा क्या करता है, हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारा क्या काम है। हमारा ये है कि एक चीज हमसे बोली गई थी, क्या बोला गया था कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। चलिए समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हुआ ना कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर स्पीड हमें बढ़ानी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं है तो सीधा सीधा लॉजिक है, उसी रीजन के अंदर हम चाहते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल करे ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ना, रीजन की डिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी। सीधा पॉइंट आएगा कि आपके पास रिजल्ट था, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये फॉर्मूला था। अगर इस डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कम, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी। कंसेप्ट आया? तो यहां पर क्या हुआ, क्या करना है आपको, यूज करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज होगा। अब यहां पर हम यूज करते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, अभी मैं बात कर रहा हूं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। यहां पर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं ना, एक तरह से ऐसे है, जैसे देखो आपके पास ये दो पोल हो गए, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेट के पोल्स हो गए, और इनके बीच में हमने क्या किया हुआ है, इनके बीच में ना यहां पर हमने इन मेटेलिक चैम्बर्स को हमने रखा हुआ है, जो होलो मेटेलिक चैम्बर्स है ना, ये यहां पर हमने बीच में इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास प्रॉपर, इसकी वजह से क्रिएट होगा वो, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जो होगा वो प्रोवाइड कराएगा पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल, वो हम आगे देखेंगे क्या होगा वर्किंग के बारे में जब बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इस तरह से हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में हमने क्या किया हुआ है, यहां पर जो हमारे ये थे चैम्बर्स थे, इनको हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। होलो मेटेलिक चैम्बर्स हैं, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है जी। तो बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक चीज और की रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि चार्ज पार्टिकल यहां पर है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, कोई सोर्स है जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है हमारे पास, हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो चलिए वर्किंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग में हमारे पास क्या आता है कि हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल क्या है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड के मोशन जो है चार्ज पार्टिकल की वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अभी ये नहीं पता कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है, लेकिन अब बताते हैं कैसे आएगी। यहां पर देखिए हमारे पास क्या था, हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लिया होता। इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के वजह से क्या होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो D1 वाला चैम्बर है ना, D1 वाला चैम्बर हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है, और D2 वाला चैम्बर हमारे पास चला जाता है नेगेटिव पोटेंशियल के पास, ठीक है। क्लियर हुआ ना, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर देखिए चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहां चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल D1 के अंदर एंटर करेगा, ये D1 के अंदर आया। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ट, इनवर्ट हो गया, चार्ज पार्टिकल कहां है, इधर जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, इस तरह से सेपरेट कराएगा, ये आया, ठीक है। अब यहां पे पहुंचा पार्टिकल, जैसे ही पार्टिकल यहां पे आएगा ना, इनकी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे, जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास अब नेगेटिव हो गया, और ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए दोबारा से फोर्स लगा, फोर्स लगा तो क्या करेगा, फोर्स लगा तो ये पार्टिकल दोबारा से यहां पे आएगा, ठीक है। दोबारा गैप में आएगा तो फिर पोलैरिटीज रिवर्स होंगी, पोलैरिटी रिवर्स होंगी तो क्या होगा, पार्टिकल बार बार इसी तरह से इसमें घूमता रहेगा, ठीक है। और वो कब तक घूमता रहेगा इसी तरह से, जब तक उसे क्या होगा, सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं मिल जाती, ठीक है। जितनी वेलोसिटी हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी चाहिए, जब तक उसे उसको वेलोसिटी नहीं मिल जाती तब तक वो इसमें घूमता रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि जब एक चीज याद रखना, पॉइंट क्लियर कर लेना, जब चार्ज पार्टिकल यहां गैप के अंदर आएगा ना, जैसे चार्ज पार्टिकल गैप के अंदर आएगा ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, चेंज होगा। लेकिन जैसे ही पार्टिकल D के अंदर आएगा, D के अंदर आने पर उसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि D के अंदर, एक D के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी, दिस विल नेवर गेट्स चेंज, ठीक है। ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। इन द absence of electric field, in the absence of electric field क्या होगा आपके पास, absence of electric field जब होगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, particle will
नॉट एक्सेलरेट, ठीक है। और पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पास रीजन के अंदर वो चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसकी रेडियस भी कांस्टेंट होगी। दिखा दूंगा मैं आपको कैसे रेडियस कांस्टेंट आएगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था, मैंने आपसे बोला था कि एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ था, ये रिवर्स हो गए थे। कैसे रिवर्स हुए थे, ये हमने यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर सेटअप किया हुआ था। इसने जो फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर यूज की थी, ये इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरली था कुछ इतनी अमाउंट का, हमने इतना यूज किया है यहाँ पे, ठीक है जी, इतना अमाउंट का हमारे पास था। अब काम था इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का, क्या काम था, मैंने आपसे बोला है पोलैरिटीज को चेंज करना। कहने का मतलब है जैसे जब इनिशियली क्या था, ये नेगेटिव था, सॉरी ये हमने इनिशियली पॉजिटिव लिया था, ये हमने नेगेटिव लिया था। पार्टिकल यहाँ से एक्सेलरेट होके इधर गया, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे जब यहाँ पे आया तो क्या हुआ उसके साथ, उसने देखा कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होगा ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आएगा ना, पोलैरिटीज को दोबारा से रिवर्स कर देगा। जैसे ही हाई चार्ज पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर क्या होगा, ऑसिलेटर जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये क्या करेगा, आपका ये जो पोलैरिटीज होंगी उन्हें रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी तरह से वो क्या करेगा, बार-बार रिवर्स करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक चार्ज पार्टिकल को सफिशिएंट वेलोसिटी नहीं मिल जाती जितना हम चाहते हैं कि जिससे वो टारगेट को हिट कर सके, ठीक है। ये पॉइंट आया हमारे पास, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल का भी तो पॉइंट आता है ना, देखते हैं। चलो वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि क्या है, चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is accelerated with the small variations in electric field, या फिर हम कह सकते हैं small variations in cross इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर हमने क्रॉस यूज किए हुए हैं, ठीक है डियर, समझ आया यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग में मैंने आपको इतना तो बता दिया कि जो पोलैरिटीज है वो रिवर्स होती रहेगी, ठीक है जी। देखते हैं क्या आता है। जब देखो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है आपको, मैग्नेटिक फोर्स विल बी QVB, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो फोर्स जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स दैट विल बी mv²r। तो यहां से चार्ज पार्टिकल के लिए हम अगर रेडियस निकालने जाते हैं, रेडियस क्या आती है हमारे पास, mv²r इज इक्वल टू QVB, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं यहां से, r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। ये क्या आती है हमारे पास, दिस इज द रेडियस, ठीक है। ये क्या होगी, रेडियस होगी किसकी, उस चार्ज पार्टिकल की जो उसने अटेन की होगी, कब, जब वो इसके अंदर एक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी भी ज्यादा बढ़े, ठीक है, वो और वेलोसिटी तो यहां से हम कह सकते हैं वेलोसिटी और रेडियस जो होगी वो कांस्टेंट है। प्लीज एक तरह से ये पॉइंट है कि जो रेडियस होगी ना, कहने का मतलब है जो टाइम पीरियड लेगा ना, वो टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट है वो होगा, वो आगे बता देता हूं मैं आपको। यहां पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड यूज कर लेते हैं, तो 2 पाई r डिवाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो 2 पाई r की जगह क्या है हमारे पास, mv बाय qb। और यहां पर अगर हम फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, वेलोसिटी में चाहिए तो वेलोसिटी हमने यूज किया, वेलोसिटी विल कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर विल बी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइड बाय qb। तो यहां से जो रिजल्ट मिलता है वो आपको ये क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा आपको कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या करेगा, ना तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ना रेडियस ना ही वेलोसिटी। तो यहां पर क्या होगा, जो टाइम पीरियड होगा हर ऑर्बिट के लिए, एक चक्कर के लिए क्या होगा वो फिक्स है। किसी भी चक्कर के लिए निकालने जाऊं, चाहे मैं छोटे वाले चक्कर के लिए निकालूं या बड़े वाले चक्कर के लिए निकालूं, किसी के लिए भी निकालूं वो सेम आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए।
हो गया? चलिए रफ कर देता हूं मैं इसे। अब आगे का जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि क्या करना है, देखते हैं क्या करना है। आगे हम यूज करते हैं, इसमें मैंने आपसे बोला टाइम पीरियड अभी निकाला है, तो चलिए फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमने देखा था 2 पाई m बाय क्यूबी था। टाइम पीरियड जो था हमारे पास क्या था, 2 पाई m डिवाइड बाय क्यूबी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है आपके पास, फ्रीक्वेंसी आती है क्यूबी डिवाइड बाय 2 पाई m, ये रिजल्ट। ठीक है, ये क्या आती है फ्रीक्वेंसी। और एक चीज याद रखना, जितनी फ्रीक्वेंसी ये है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, विच इज एक्सेलरेटेड। जिस पार्टिकल को आपने एक्सेलरेट किया है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इतनी होगी। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, ये इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी जितनी फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेटर की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी दोनों की। ठीक है जी, अब आपके पास एक और पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं कि ये फ्रीक्वेंसी ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमने इस तरह से रखा हुआ है कि कैसे, जैसे इनिशियली हमने लिया, आपको एक चीज पता है कि अगर हम एसी के बारे में बात करते हैं तो एसी का जो कंप्लीट साइकिल होता है वो इस तरह से होगा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, तो जब रिजल्ट यूज होगा ना इसमें, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या कर रहा है, एक बार उसने पहले पॉजिटिव किया, दूसरी बार क्या किया, नेगेटिव किया। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर क्या होगा, एक बार यहां पर ये पॉजिटिव होगा और एक बार ये नेगेटिव होगा, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर। याद रखना, जैसे मैंने बताया था ना आपको, पार्टिकल यहां था, इनिशियली हमने क्या लिया था, इसे पॉजिटिव लिया था, इस वाले को हमने नेगेटिव लिया था ना। पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो गया, यहां पे पहुंचा, तो क्या हुआ था, पोलैरिटीज चेंज हो गए थे, ये माइनस हो गया था, फिर प्लस हो गया। तो पहले प्लस था, अब माइनस हो गया, पार्टिकल क्या किया, यहां तक आया। जब यहां तक आया तो क्या किया उसने, एक कंप्लीट चक्कर लगाया। तो एक कंप्लीट चक्कर को लगाने में उसमें क्या हुआ, उसकी जो कह सकते हैं उसकी जो पोलैरिटी है वो दो बार चेंज हो गई, एक कंप्लीट चक्कर में, पहले पॉजिटिव, दूसरी बार नेगेटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या हुआ। अब आगे का जो पॉइंट है हमारे पास वो ये आता है कि हम बात कर लेते हैं, चलो किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। ठीक है, कि जब चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एक्सेलरेट होगा तो उसकी एनर्जी भी तो बढ़ेगी। ठीक है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। v क्या है, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल ने गेन की होगी उसके अंदर, किसके अंदर, मशीन के अंदर, यानी साइक्लोट्रॉन के अंदर। ठीक है, तो एनर्जी क्या आती है, 1/2। अभी मैं बात करता हूं पहले वेलोसिटी के बारे में। आपको पता था s, आपके पास जो फॉर्मूला था r की वैल्यू क्या थी, mv डिवाइड बाय qb। ये वैल्यू थी किसकी, r की। ठीक है, ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये थी r के लिए। और अगर हम यहां से वेलोसिटी निकालने जाते हैं तो क्या आता है, qbr डिवाइड बाय m। तो फाइनली एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलता है आपको, 1/2 m u² v² r² डिवाइड बाय m²। तो एनर्जी आपके पास कितनी आती है, 1/2 q² b² r² डिवाइड बाय m। ये क्या आती है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा उसकी वैल्यू ये आएगी। फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए रफ कर देता हूं। चलिए अब यहां तक हमें ये समझ आ गया कि ये जो साइक्लोट्रॉन है हमारा, ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई, यहां तक का ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है कि जब कोई भी डिवाइस हम बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका कोई ना कोई यूज होता है, और फिर क्या होता है दूसरा, उसका कोई ना कोई लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक भी होती है ना। तो पहले हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। यूजेस, सबसे पहला जो यूज है वो मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं। ठीक है, देखिए आपको पता है कि
मैं चाहता हूं कि कोई चार्ज पार्टिकल है उसे किसी सॉलिड के अंदर एंटर कराना है मेरे को, ठीक है, कोई पार्टिकल है किसी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड बॉडी या फिर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर मेरे को उसे एंटर कराना है, तो मैं कब करा पाऊंगा? जैसे हाथ से फेंका है ना, मैंने क्या किया, हाथ से फेंका, हाथ से फेंकने के बाद क्या होगा, वो उसे अंदर चला जाएगा सॉलिड के अंदर, है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होता। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम उस चार्ज पार्टिकल को स्पीड दे दें, ठीक है, ज्यादा सी स्पीड दे दें कहीं से लाके, तो क्या होगा, वो आसानी से सॉलिड के अंदर चला जाएगा। अब ये है कि मैंने हाथ से फेंक दिया, सॉलिड के अंदर चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या करना पड़ेगा, उसे मशीन के अंदर, जो हमारी मशीन थी ना, उस मशीन के अंदर हम उसे क्या कराएंगे, एक्सेलरेट कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, जिस सॉलिड पर हमें उसे मतलब जिस सॉलिड के अंदर उसे हमें डालना है, वहां पर हम उसे क्या कराएंगे, सेंड आउट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, टू एंटर चार्ज पार्टिकल इनटू सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर चार्ज पार्टिकल को अगर हमें एंटर कराना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आप बेसिकली जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे ना, ठीक है, एटम के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो एटम के बारे में हमारे पास कंसेप्ट आता है कि एक क्या कहते हैं, किसी पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमें इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, देखो अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलें, एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या था, चार्ज पार्टिकल आ रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, गोल्ड फॉल्स पर इंसिडेंट हुए थे। तो उनमें से कोई क्या था, अप्रॉक्सीमेट 8000 पार्टिकल्स थे जिन्हें इंसिडेंट कराया गया था। उन 8000 में से कोई एक पार्टिकल ही ऐसा था जो उसने अपना पाथ रिट्रेस किया, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होगी कि केमिस्ट्री में 11th क्लास में ये चीज आप कर चुके हो, ठीक है जी। तो अब ये है कि उस एक पार्टिकल जो रिट्रेस होकर आया था ना, मैं चाहता हूं कि उस पार्टिकल को एटम के अंदर डाल दूं, एटम का जो न्यूक्लियस था उसके अंदर डाल दूं, ना वो बाहर आए ना कहीं और जाए, उसके अंदर चला जाए। अब अंदर कब जा पाएगा, जब मैं उसे पर्टिकुलर स्पीड से फेंकूंगा तभी तो जाएगा। जब वो क्या करेगा, जब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जब वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, तभी अंदर जा पाएगा, तभी जो फोर्सेस होते हैं उन्हें ब्रेकअप कर पाएगा। अगर पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक नहीं होगा ना, जो फोर्सेस होते हैं वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस जो एक्सर्ट होंगे वो उन्हें ब्रेकअप नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएगा। अगर हमें क्या करना है, पार्टिकल को एंटर कराना है, तो क्या करना चाहिए, उसकी स्पीड देनी होगी, तो वेलोसिटी बढ़ानी होगी। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या, पार्टिकल विल बी हाईली एनर्जेटिक, ठीक है। पार्टिकल जब हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा तो उसमें एंटर कर जाएगा, ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो हम क्या कह सकते हैं, टू इंसर्ट positive ions to the nucleus of atom, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर हम इंसर्ट कराना है कोई भी पॉजिटिव आयन तो हम यूज करते हैं इसका। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं। अब देखिए आपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हमारे पास, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी तभी पॉसिबल होती है जब कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल आता है, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, तभी पॉसिबल हो पाती है। तो यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टू स्टार्ट ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, साइक्लोट्रॉन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसके यूजेस, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से कीजिए। हो गया? तो चलिए कैमरा सही कर लेते हैं एक बारी में। अब सही है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या होंगी, क्योंकि जब पार्टिकल, जब कोई मशीन आई है तो उसका कुछ ना कुछ यूज तो हमने बात कर लिया, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई कमी भी तो रही होगी, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहली जो कमी थी इसकी वो ये थी, तो बात कर रहे हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में, ठीक है जी। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला जो पॉइंट था आपके पास वो ये था, क्या था,
कि चार्ज पार्टिकल जो है, क्या चीज, चार्ज पार्टिकल, आपसे स्टेटमेंट भी बोला था मैंने कि ये ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराएगा। सबसे पहले लिमिटेशन आ गई कि इट कांट एक्सेलरेट, किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता, न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए ये तो पॉइंट थोड़ा ऐसे ही हो गया, ठीक है। क्या लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं कि चार्ज पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल है। जब चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम बात करते हैं F इज इक्वल टू QE, है ना। चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं मतलब जीरो। F इज इक्वल टू क्या आता है, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। F इज इक्वल टू QEV, चार्ज पार्टिकल कैसा न्यूट्रल है तो फोर्स जीरो। तो अब नेट फोर्स कितना आता है आपके पास, अगर हम नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं, नेट फोर्स विल बी FE प्लस FB, यानी कि फोर्स जीरो। सीधी बात है, जब फोर्स ही जीरो है, चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कहां से करेगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कहां से करेगा। एक्सेलरेशन तो उसमें तभी हो सकता है ना जब उसमें कोई फोर्स लगे, उसे कोई धक्का दे आके। जब उसमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, कोई धक्का ही नहीं दे रहा है, तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहां से होगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं होगा, कौन से पार्टिकल्स का, न्यूट्रल्स का। क्यों नहीं होगा, लॉजिक आपके सामने, फर्स्ट लिमिटेशन होगी। अब मैं बात करता हूं आपसे सेकंड लिमिटेशन के बारे में। सेकंड लिमिटेशन हमारे पास आती है कि इट कांट एक्सेलरेट, क्या नहीं कर सकता ये, लाइट चार्ज पार्टिकल्स, लाइट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है जी। लाइट चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम आती है। चलिए अभी देख लेते हैं क्यों नहीं करेगा ये। लाइट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब क्यों नहीं करता, आपने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी होगी कि आपके पास इक्वेशन होती है m इज इक्वल टू m नॉट रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है, याद होगी आपको ये इक्वेशन। अब जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल कैसा है, लाइट है, हल्का चार्ज पार्टिकल, तो क्या करेगा, वो ज्यादा स्पीड गेन कर लेगा। चलो मान लिया हमने क्या किया, उसे साइक्लोट्रॉन के अंदर, यानी कि जो हमारा अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरह से था, ये था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कराना है, हमने लाइट चार्ज पार्टिकल ले लिया, ठीक है। अब जब चार्ज पार्टिकल हल्का है, लाइट है, तो उस पर क्या करेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। ज्यादा फोर्स लगने से क्या होगा, वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स लगने से ज्यादा स्पीड गेन कर लेगा। तो वो क्या करेगा, जब ज्यादा स्पीड गेन करेगा ना, तो आपके पास सीधा सीधा पॉइंट आता है कि जो m होगा चार्ज पार्टिकल, वो क्या मिलेगा, m नॉट डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस। अब आपके पास देखिए एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, क्या है कि आपके पास क्या है, चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी ना, बस इतनी होगी कि कंपेरेबल होगी c से थोड़ा सा कम होगा, c से थोड़ा सा कम होगा। जब c से थोड़ा सा कम है तो v by c जो है वो क्या आता है, लेस देन 1। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलिए हमने माना 1/2 आ गया, v by c जो आया वो 1/2 आ गया। यहां पर क्या रिजल्ट मिला आपको, यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां पर रिजल्ट हमें मिलेगा 1 माइनस 1/2, है ना, यही आएगा ना। तो यहां से क्या बचा, रूट ओवर 1/2। मींस आपके पास जो मास है वो क्या करेगा, जो रिजल्ट था आपका वो कुछ इस तरह से मिलता है आपको, जैसे हमने यूज कर लिया 1 माइनस 1/2। मैंने आपसे बोला है कि v by c जो है वो 1/2 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, तो 1 माइनस क्या बना यहां से 1/4, रिजल्ट क्या मिलता है आपको 3/4 ओवर रूट, ठीक है। मींस अब आपका जो मास था वो क्या बन गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। फाइनली आप देखते हो तो m इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको 2m नॉट बाय रूट, ये रिजल्ट है। अब जो है पार्टिकल का क्या है, मास चेंज हो गया। क्या हुआ, पार्टिकल का मास चेंज हो गया। आपको याद था फ्रीक्वेंसी क्या थी आपके पास, फ्रीक्वेंसी थी qb डिवाइड बाय 2πm। यहां पर क्या हुआ है, मास बढ़ गया है, मास बढ़ गया है। और जब मास बढ़ेगा क्या होगा, m इंक्रीज होगा, तो यहां से हमें दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी जी। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, डिक्रीज होने का मतलब है कि पार्टिकल जो है एक तरह से आउट ऑफ स्टेप रहेगा। आउट ऑफ स्टेप कैसे, जैसे कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, चलो इसने पहला चक्कर सही लगा दिया, अगले चक्कर में जब आया ना तो यहां पर आया। क्या चाहिए था, इसे इधर, इसे आगे की तरफ मूव करने के लिए यहां पर चाहिए था नेगेटिव, यहां पर चाहिए था पॉजिटिव।
लेकिन आउट ऑफ स्टेप होने की वजह से या फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने की वजह से इसे ये पोलैरिटीज नहीं मिल पाते, और जब ये पोलैरिटीज नहीं मिल पाते तो क्या होगा, पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी, ये कांसेप्ट भी क्लियर हो गया ना कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होंगे, ओनली पॉजिटिव होंगे, क्या होगा, लाइट चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट ये नहीं करा पाएगा। ठीक है, अब बचता है हमारे पास तीसरा और आखिरी पॉइंट इसका। आखिरी लिमिटेशन क्या है इसकी? आखिरी लिमिटेशन है इट कांट एक्सेलरेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, कि ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट इसलिए नहीं करेगा, एक तो छोटा सा पॉइंट ये है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो हमें मिलते बहुत रेयरली हैं। ठीक है, बाय चांस चलो मिल भी गए, बाय चांस हमने कंसीडर किया, चलो इसमें हमने उसमें क्या किया है, एक्सेलरेट कराने के लिए हम डाल देते हैं। ठीक है, इसने एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, अब ये यहां पे पहुंचा। ये क्या किया, यहां पे पहुंचा। वैसे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम होता है। सीधा कंसेप्ट ये भी आ गया कि लाइट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा पाएगा, ये अभी बता दिया मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप कह रहे हो कि नेगेटिव को एक्सेलरेट नहीं कराएगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टिकल चलो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो पोलैरिटी रिवर्स, यानी कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। क्लियर हो? अब पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव। अब फोर्स तो कहेगा कि इस पार्टिकल को यहाँ आना चाहिए, है ना। अगर हमें एक्सेलरेट कराना है तो फोर्स तो कहेगा इस पार्टिकल को यहाँ से निकल के इस गैप में ऐसे घूमना चाहिए। लेकिन क्या होगा, पार्टिकल नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो गई, पार्टिकल ऐसे बेचारा कंफ्यूज हो गया कि जाऊं तो जाऊंगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको भी हो जाती है कई बार, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल कंफ्यूज हो जाएगा। पार्टिकल कंफ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब वो एक्सेलरेट नहीं होगा तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, फिर ये उसके लिए ये क्या है, दीस आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे का क्या पॉइंट है हमारा। हो गया, चलिए रफ कर देता हूं। तो क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं दोबारा से बोल देता हूं कि आपको ये इसके लिए जरूरी है कि पीछे के जो कंसेप्ट्स हैं, पीछे के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमने उन्हीं कंसेप्ट्स का यूज किया है। ठीक है जी, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है जी, और अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेशन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपना डाउट्स। ठीक है, और क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और एक चीज दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि यह है कि सर हमारे पीछे का टॉपिक क्लियर नहीं है, तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के अकॉर्डिंग लिंक्स हैं, उन लिंक्स को आप यहां वहां से यूज कर सकते हो। हर टॉपिक के रिगार्डिंग, हर टॉपिक से रिलेटेड लिंक्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप उन्हें यूज कर सकते हो अपने टॉपिक्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, और क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।